आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर बाय डैनियल स्मिथ बुक के बारे में। विकास एक 32 साल का आम सा आदमी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया था। रोज सुबह ऑफिस की भागम भाग, शाम को घर की जिम्मेदारियां और रात को नींद में उलझे हुए सपने। जिंदगी चल रही थी, मगर विकास को महसूस हो रहा था कि वो बस एक रोबोट की तरह जी रहा है। सब कुछ मैकेनिकल था, नो एक्साइटमेंट, नो पर्पस। एक दिन मेट्रो में सफर करते हुए विकास ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए देखा कि किसी वेबसाइट पर एक बुक की बहुत चर्चा हो रही थी, हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर बाय डैनियल स्मिथ। विकास ने सोचा, फिलॉसफी, ये तो वही बोरिंग सब्जेक्ट है जो कॉलेज में इलेक्टिव के लिए भी मैंने नहीं चुना था। लेकिन शायद कुछ नया पढ़ने से क्या पता जिंदगी का कोई मतलब समझ आ जाए। उसने बुक ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद अमेजन का पैकेज उसके दरवाजे पर था। विकास ने वो किताब उठाई और पहली बार महसूस किया कि उसे कुछ एक्साइटमेंट हो रही थी। वो सीधा अपनी कुर्सी पर बैठा, चाय का कप पास रखा और किताब खोल दी। पहला लेसन था पे अटेंशन। पे अटेंशन, ये तो कुछ अलग ही टॉपिक है, उसने मन ही मन सोचा। पन्ना पलटते हुए उसने पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा था कि अटेंटिवनेस यानी ध्यान देना ही फिलोसॉफिकल थिंकिंग की शुरुआत है। डैनियल स्मिथ ने लिखा था कि दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि अपने खुद के इमोशंस को समझने के लिए अटेंटिवनेस बहुत जरूरी है। विकास ने किताब पढ़ना जारी रखा और उसे लगा कि स्मिथ जैसे उससे बात कर रहे हों। ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू, डोंट जस्ट लुक, सी, डोंट जस्ट हियर, लिसन। ये लाइन बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कितने सालों से अपनी जिंदगी में बस देखता और सुनता आ रहा था, लेकिन कभी भी अटेंशन नहीं दिया। उसी शाम विकास ने तय किया कि वो इस लेसन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करेगा। अगली सुबह उसने अपने यूजुअल तरीके से भागते दौड़ते ऑफिस जाने के बजाय कुछ अर्लियर निकला और मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होकर आसपास के माहौल को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। अरे, ये चौकीदार तो हर दिन मुझे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन मैंने कभी इसे प्रॉपरली नोटिस ही नहीं किया, विकास ने मन ही मन सोचा। आज उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेट्रो में बैठते वक्त उसने यूजुअल नेटफ्लिक्स डाउनलोड देखने के बजाय आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक आदमी जो शायद 50 के आसपास का था, अखबार में कुछ पढ़ रहा था और बार बार अपने चश्मे को साफ कर रहा था। उसकी जेस्चर्स में कुछ चिंता थी। दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी थी, पूरे जोश में बातें कर रही थी और माँ बस हाँ में हाँ मिला रही थी। विकास को पहली बार महसूस हुआ कि हर चेहरा, हर व्यक्ति एक अलग कहानी है। उसे लगा जैसे उसकी आंखें किसी नई दुनिया को देख रही थी। वो पहली बार प्रेजेंट महसूस कर रहा था। ऑफिस में भी उसने इस लेसन को अप्लाई करना शुरू किया। जब उसका बॉस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा था तो विकास ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और पूरी अटेंटिवनेस से बॉस की बात सुनी। उसने महसूस किया कि बॉस सिर्फ टारगेट्स की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपने टोन में सटल फ्रस्ट्रेशन भी छुपा था। उसने सोचा, शायद अगले हफ्ते में कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाऊं, हो सकता है बॉस इंप्रेस हो जाए। दिन ऐसे ही बीतते गए और विकास के आसपास की चीजें बदलने लगी। उसने अपने दोस्तों के साथ भी यही किया, अटेंशन दिया। जब एक दोस्त ने उसे बताया कि वो अपने मैरिज में अनहैप्पी है, तो विकास ने एडवाइस देने के बजाय बस ध्यान से सुना। उस दोस्त ने कहा, यार, तू पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फीलिंग्स को समझ रहा है। थैंक्स भाई। विकास अब हर दिन, हर पल नई चीजें देख और समझ रहा था। एक दिन शाम को पार्क में टहलते हुए उसने एक पुराना पेड़ देखा। वो पेड़ वहीं सालों से था, लेकिन उसने आज पहली बार उस पेड़ की जड़ों और उसकी टहनियों की इंट्रिकसीज को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि पेड़ की हर शाखा में कुछ मीनिंग है, जैसे हर इंसान की जिंदगी में। किताब का पहला लेसन, पे अटेंशन, उसके लिए एक मैजिक की बन गया था। विकास ने सोचा, अगर एक चैप्टर मुझे इतना बदल सकता है तो बाकी चैप्टर्स मेरे लिए क्या कर सकते हैं। वो मुस्कुराया और घर की ओर चल दिया। हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने ये भी तय कर लिया कि अगली रात चैप्टर 2 शुरू करेगा, लेकिन इस बार वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि जीने के लिए पढ़ेगा। कहानी अभी शुरू ही हुई थी।
विकास की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। पे अटेंशन का लेसन उसके दिल और दिमाग में ऐसे बस गया था जैसे किसी बंजर जमीन पर पहली बार बारिश हो। वो अब हर चीज को गहराई से देखता और समझने की कोशिश करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर के अगले लेसन ने उसे एक नई दिशा दी। उस रात जब ऑफिस का काम खत्म करके विकास घर पहुंचा तो उसने अपना डिनर जल्दी खत्म किया और सीधे किताब के दूसरे चैप्टर पर पहुंचा। क्वेश्चन एवरीथिंग। क्वेश्चन एवरीथिंग मतलब हर चीज पर सवाल करना। उसने बड़बड़ाते हुए पन्ने पलटे। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, टू अंडरस्टैंड डीपली यू मस्ट क्वेश्चन नॉट ओनली द वर्ल्ड बट ऑल्सो योर सेल्फ। मोस्ट ऑफ द ट्रूथ्स वी क्लिंग टू आर बिल्ट ऑन असम्पशंस। चैलेंज देम। विकास ने पढ़ते पढ़ते अपनी कुर्सी पर झुकते हुए सोचा, क्या मैं कभी खुद से सवाल करता हूं? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। या बस सब कुछ फेस वैल्यू पर मान लेता हूं? वो कुछ असहज महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किताब उसकी जड़ों को हिला रही हो। किताब ने आगे लिखा था कि सवाल करने से इंसान सिर्फ अपने आसपास की चीजों को नहीं बल्कि अपने अंदर के सच को भी समझ पाता है। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू की गहराई में जाने का रास्ता है। विकास ने किताब बंद की और कुर्सी पर पीछे टिककर सोचने लगा। चलो शुरुआत खुद से करता हूं, उसने मन ही मन सोचा। उसने खुद से पहला सवाल किया, मैं इतना रेस्टलेस क्यों रहता हूं? यह सवाल ऐसा था जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। उसने सोचा, क्या मैं इसलिए रेस्टलेस हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, या इसलिए क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगा रहता हूं? विकास ने रियलाइज किया कि उसे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल करना ही एक बड़ी बात थी। वो धीरे धीरे इस प्रक्रिया का मजा लेने लगा। अगले दिन जब वो मेट्रो में सफर कर रहा था तो उसने अपने आसपास की चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि मेट्रो के गेट के पास खड़ा एक आदमी अपने फोन पर बार बार नोटिफिकेशंस चेक कर रहा था। उसने सोचा, हम सभी इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं अपने फोन से? क्या ये हमें कनेक्टेड बनाते हैं या डिस्कनेक्टेड? ऑफिस में भी विकास ने सवाल करना शुरू कर दिया। एक मीटिंग के दौरान जब टीम लीड ने कहा, हमें इस महीने सेल्स बढ़ानी है, तो विकास के दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ नंबर्स बढ़ाना ही हमारा गोल है या कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देना? हालांकि उसने ये सवाल अलाउड नहीं पूछा, लेकिन उसने इसे अपने माइंड में घूमने दिया। शाम को जब वो अपने दोस्त अमित से मिला तो उसने उससे एक सवाल पूछा, अमित, क्या तूने कभी सोचा है कि हम हर वीकेंड वही सेम चीजें क्यों करते हैं? एक ही कैफे, एक ही कॉन्वर्सेशन। क्या हमें कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? अमित कुछ देर चुप रहा और फिर हंसकर बोला, यार, ये तेरी नई किताब का असर है क्या? लेकिन बात सही है, क्यों ना इस बार किसी नए एडवेंचर पर चले? विकास ने महसूस किया कि सवाल पूछने से कॉन्वर्सेशंस भी गहरी और मीनिंगफुल हो जाती हैं। ये ऐसा था जैसे सरफेस से नीचे जाने का एक तरीका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने विकास को परेशान किया वो उसके खुद के बिलीफ से जुड़ा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जो मानता हूं वो सच में मेरा बिलीफ है, या मुझे बचपन से जो सिखाया गया बस वही ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूं? उसने एक एग्जाम्पल लिया, सक्सेस। उसे बचपन से सिखाया गया था कि सक्सेस का मतलब है अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसे और एक अच्छा घर। लेकिन उसने सोचा, क्या सच में सक्सेस यही है, या सक्सेस का मतलब अपनी जिंदगी से संतुष्ट होना है? इस सवाल ने उसे बहुत गहराई में ले गया। उसने रियलाइज किया कि उसके कई बिलीफ्स सिर्फ इनहेरिटेड थे, जिन पर उसने कभी सवाल ही नहीं उठाए थे। किताब ने उसे यह भी सिखाया था कि सिर्फ दूसरों से सवाल करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने ही सवालों को भी चुनौती देना जरूरी है। क्या वो सही सवाल पूछ रहा है? क्या उसका नजरिया विचलित है? उसने सोचा, अगर मैं खुद से पूछूं कि मैं क्यों रेस्टलेस हूं, तो क्या यह सवाल सही है? या मुझे यह पूछना चाहिए कि मैं कौन से मोमेंट्स में सबसे ज्यादा पीसफुल महसूस करता हूं? विकास ने एक जर्नल खरीद लिया और उसमें अपने सवाल लिखने शुरू कर दिए। वो हर सवाल को एनालाइज करता और जितना हो सके जवाब ढूंढने की कोशिश करता।
उसने महसूस किया कि सवाल करना सिर्फ आंसर्स ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का तरीका भी है। एक वीकेंड पर विकास अपने परिवार के साथ बैठा था। उसके पिता न्यूज़ देख रहे थे और किसी राजनीतिक मुद्दे पर नाराजगी जता रहे थे। विकास ने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यूज़ हमें दिखाते हैं वो भी तो बायस्ड हो सकती है? क्या हमें हर चीज पर भरोसा करना चाहिए जो टीवी पर आती है? पिता ने कुछ रुक कर कहा, बात तो सही है बेटा, लेकिन फिर सच क्या है ये कैसे पता चलेगा? विकास ने जवाब दिया, शायद हमें हर चीज को दो पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और खुद रिसर्च करनी चाहिए। उस दिन उसके पिता भी सोच में पड़ गए। लगा कि उसकी क्वेश्चनिंग सिर्फ उसे नहीं बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। रात में जब विकास अपने कमरे में बैठा था, उसने महसूस किया कि सवाल पूछना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये प्रोसेस उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही थी। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां स्मिथ ने लिखा था, प्रश्न ज्ञान की नींव है, बट ट्रू विजडम कम्स व्हेन यू क्वेश्चन द क्वेश्चंस देमसेल्व्स। विकास अब अगले चैप्टर के लिए तैयार था, लेकिन उसने सोचा, हर लेसन मुझे मेरी जिंदगी के एक नए पहलू से रूबरू कराता है। अगर मैं इस जर्नी को पूरी तरह एम्ब्रेस करूं तो शायद मुझे वो पर्पस मिल जाए जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। कहानी का ये चैप्टर खत्म हो चुका था, लेकिन अगले लेसन की शुरुआत अब करीब थी। विकास अब तीसरे चैप्टर तक पहुंच चुका था। हर नया लेसन उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। पे अटेंशन ने उसे हर छोटी से छोटी चीज को देखने का नजरिया दिया और क्वेश्चन एवरीथिंग ने उसके भीतर सवालों की एक नई लहर पैदा की थी। लेकिन तीसरे चैप्टर फॉलो द फैक्ट्स ने तो जैसे उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने का वादा किया। उसने किताब के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, विचार और भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मजबूत तर्क की नींव तथ्यों पर है। विदाउट एविडेंस इवन द मोस्ट पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स फॉल अपार्ट। विकास ने इसे दोबारा पढ़ा। उसे लगा कि ये लाइन जैसे सीधे उसी से कही गई हो। विकास ने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था कि लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए फैक्ट से ज्यादा अपनी फीलिंग्स और असम्पशंस पर भरोसा करते हैं। उसने खुद भी ऐसा किया था। वो अक्सर डिसीजंस सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर ले लेता था, बिना यह देखे कि असलियत में डेटा या एविडेंस क्या कहता है। उसी पल उसने तय किया कि अब वो फैक्ट्स को अपनी सोच का आधार बनाएगा। उसने किताब के अगले पैराग्राफ में पढ़ा कि भावनाएं अक्सर हमें उन चीजों की तरफ खींचते हैं जो हमें सही लगती हैं, लेकिन वो सच में सही हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमें एविडेंस की जरूरत होती है। विकास ने सोचा, ठीक है, आज से हर आर्ग्यूमेंट, हर बिलीफ और हर डिसीजन को मैं एविडेंस के लेंस से देखूंगा। अगले दिन ऑफिस में विकास को इसका पहला मौका मिला। मीटिंग के दौरान जब उसकी टीम के एक साथी ने कहा, मुझे लगता है कि इस महीने हमारी सेल्स खराब रही क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो विकास ने तुरंत सवाल किया, क्या हमारे पास इस बात का कोई डेटा है? क्या हमें पता है कि कंपटीशन ने हमारा कितना शेयर लिया, या ये सिर्फ हमारा अंदाजा है? साथी कुछ देर चुप रहा और बोला, नहीं, ये बस मेरा गैस है। विकास ने कहा, तो क्यों ना हम मार्केट डेटा एनालाइज करें, ये देखने के लिए कि असली कारण क्या है। हो सकता है कंपटीशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हों। उसके इस अप्रोच ने टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात सिर्फ ओपिनियंस पर नहीं बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स पर होने लगी। शाम को जब विकास मेट्रो से घर लौट रहा था तो उसने अपने डेली ऑब्जर्वेशंस पर भी इस लेसन को अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जो चीजें ऑब्जर्व करता हूं वो सच में वैसी ही हैं जैसी मुझे लगती है, या मैं अपने बायसेस के चलते उन्हें गलत समझ रहा हूं? उसे याद आया कि पिछले हफ्ते उसने अपने एक दोस्त समीर को बहुत जजमेंटल तरीके से देखा था। समीर ने उसे बताया था कि वो अपनी जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा है। विकास ने तुरंत सोचा था, यार ये तो रिस्की मूव है, ये गलत कर रहा है। लेकिन अब फॉलो द फैक्ट्स के लेसन के बाद उसने सोचा, मैंने समीर के डिसीजन को किस आधार पर गलत कहा? क्या मैंने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखी? क्या मैंने उसके रीजन समझे, या ये सिर्फ मेरी अपनी इनसिक्योरिटी थी जो मुझे फ्रीलांसिंग रिस्की लग रही थी? विकास ने तय किया कि वो समीर से दोबारा बात करेगा और इस बार उसे समझने की कोशिश करेगा बिना जजमेंटल हुए।
घर पहुंचकर उसने अपने पास्ट बिलीफ्स पर भी सवाल करना शुरू किया। उसने एक डायरी निकाली और उसमें अपने कुछ मजबूत विश्वास लिखे, जैसे 1. मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी देती है। 2. लोग वही करते हैं जो उनके इंटेंशंस होते हैं। 3. पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये बिलीफ सच में फैक्ट्स पर बेस्ड है या ये सिर्फ बातें हैं जो मैंने बचपन से सुनी है? उसने देखा कि इनमें से कई बिलीफ्स असम्पशंस पर आधारित थीं। कठिन मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी देती है। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है? मुझे याद है मेरे कॉलेज के दोस्त रोहित ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे उसकी ड्रीम जॉब नहीं मिली। शायद हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सक्सेस और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। विकास ने रियलाइज किया कि बिलीव्स को भी एविडेंस की कसौटी पर कसना चाहिए, हर बार, हर जगह। अगले कुछ दिनों में विकास ने हर छोटी बड़ी बात पर फैक्ट्स को महत्व देना शुरू कर दिया। एक शाम जब उसका दोस्त अमित उससे बहस कर रहा था कि मूवीज का आजकल कंटेंट खराब हो गया है, तो विकास ने काल्मली पूछा, किस बेस पर यह कह रहे हो? क्या तुमने डेटा देखा है कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, या ये बस तुम्हारा परसेप्शन है? अमित कुछ झेंप गया और हंसकर बोला, यार सही कहा, शायद मैं अपनी पसंद की मूवीज को ही बेस बना रहा हूं। विकास ने महसूस किया कि फैक्ट्स को प्राथमिकता देने से न सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा मीनिंगफुल बनते हैं, बल्कि रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। उसने अपने पर्सनल डिसीजंस में भी इस लेसन को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब उसने सोचा कि उसे अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने के बजाय प्रॉपर रिसर्च की। उसने डेटा देखा, पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज की और एक्सपर्ट्स की राय ली। ये विकास के लिए एक नया तरीका था और उसने महसूस किया कि फैक्ट्स पर आधारित डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्यूरेट लगते हैं। लेकिन विकास ने यह भी सीखा कि हर चीज के लिए फैक्ट्स खोजना आसान नहीं होता। कई बार फैक्ट्स इनकम्प्लीट होते हैं और इमोशंस या इंट्यूशन का रोल भी जरूरी होता है। स्मिथ ने किताब में लिखा था, फैक्ट्स प्रोवाइड क्लैरिटी बट इमोशंस गिव डायरेक्शन, द की इज टू बैलेंस बोथ। विकास ने इसे अपने दिल में बसा लिया। उसने समझा कि हर चीज को फैक्ट से वैलिडेट करना चाहिए, लेकिन इमोशंस और वैल्यूज को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस रात विकास ने अपनी जर्नल में लिखा, फॉलो द फैक्ट्स हैज टॉट मी टू क्वेश्चन नॉट जस्ट द वर्ल्ड बट ऑल्सो माई ओन बिलीव्स। फैक्ट्स आर लाइक अ लाइट हाउस, they guide you through the fog of assumptions, but you must also listen to the waves because they tell you where you truly belong. विकास अब अगले चैप्टर के लिए तैयार था। उसने सोचा, अगर इस किताब ने मुझे अब तक इतना बदल दिया है तो आगे की जर्नी कितनी शानदार होगी। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर लेसन उसकी जिंदगी को एक नई मीनिंग दे रहा था। अगले चैप्टर का इंतजार था और विकास जानता था कि यह जर्नी अभी लंबी चलने वाली है। विकास के लिए अब किताब पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं रह गई थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर नया लेसन उसे खुद के बारे में, अपनी सोच के तरीके के बारे में और दुनिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। जब वो चौथे लेसन वॉच योर लैंग्वेज पर पहुंचा तो उसे लगा कि यह लेसन बाकी सभी से कुछ अलग है। रात का समय था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, किताब हाथ में थी और चाय का कप उसकी टेबल पर। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, भाषा जो आप उपयोग करते हैं वह आपके सोचने का प्रतिबिंब है। प्रिसिजन इन वर्ड्स लीड्स टू क्लैरिटी इन थॉट्स। मिसकम्युनिकेशन इज ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ इम्प्रिसाइज और केयरलेस लैंग्वेज। विकास ने इस पर कुछ देर तक सोचा। उसे लगा कि वो अक्सर अपनी बात को एक्सप्रेस करने में उतना ध्यान नहीं देता था। कई बार वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जो या तो वेग होते थे या ऐसे जो दूसरे को गलत तरीके से समझ आते थे। उसने किताब में आगे पढ़ा कि भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विचारों को आकार भी देती है। क्या मेरी भाषा भी मेरी सोच को लिमिट करती है? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन उसने इस लेसन को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने का फैसला किया। सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने मेट्रो में दो लोगों की बातचीत सुनी। एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था, यार ये सरकार कुछ करती ही नहीं है,
सब कुछ खराब हो रहा है। विकास ने सोचा, ये आदमी कुछ नहीं करती और सब कुछ खराब जैसे वेग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या उसने स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान दिया है? क्या उसे पता है कि सरकार ने क्या किया या नहीं किया, या ये बस एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है? उसने महसूस किया कि कई बार लोग अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्दों का चुनाव नहीं करते। इससे उनकी बात का मीनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है। ऑफिस में भी विकास ने इस लेसन को अप्लाई करना शुरू किया। मीटिंग के दौरान उसका एक कॉलीग बोला, हमारे प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना चाहिए। विकास ने काल्मली पूछा, इम्प्रूव का मतलब स्पेसिफिकली क्या है? क्या हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसकी यूजेबिलिटी बेहतर करना चाहते हैं, या कुछ और? इम्प्रूव बहुत ब्रॉड वर्ड है, हमें इसे डिफाइन करना होगा। सारे कॉलीग्स ने उसकी बात पर ध्यान दिया और रियलाइज किया कि वेग लैंग्वेज कई बार डिस्कशंस को डीरेल कर देती है। उन्होंने इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की और स्पेसिफिक गोल्स तय किए। विकास को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि भाषा का सही इस्तेमाल डिस्कशंस को कितना इम्पैक्टफुल बना सकता है। शाम को जब वो अपने दोस्त अमित से मिला तो उसने कैजुअली अमित से पूछा, यार तुझे सबसे ज्यादा किस चीज से खुशी मिलती है? अमित ने जवाब दिया, पता नहीं, बस जब मैं खुश महसूस करता हूं तो खुश होता हूं। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खुश का मतलब क्या है? क्या ये सेटिस्फैक्शन है, एक्साइटमेंट है, या बस पीस ऑफ माइंड? खुश भी तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है ना? अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार सही कह रहा है, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि खुशी का मतलब क्या है। शायद मुझे इसे डिफाइन करने की जरूरत है। विकास ने महसूस किया कि जब हम अपनी बात को सही शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद मिलती है बल्कि खुद को भी क्लैरिटी मिलती है। उसने ये लेसन अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एक दिन जब उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा, तू हमेशा बिजी रहता है, हमें टाइम ही नहीं देता। पहले विकास शायद डिफेंसिव हो जाता और कहता, माँ मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं। लेकिन इस बार उसने काल्मली पूछा, माँ टाइम नहीं देता का मतलब क्या है? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चाय पीने बैठूं, या आपको रोज कॉल करूं, या कुछ और? माँ ने सोचा और कहा, बस कभी कभी साथ बैठकर बातें कर लिया कर, वो काफी होगा। विकास को एहसास हुआ कि वेग लैंग्वेज कई बार अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है। क्लियर कम्युनिकेशन रिश्तों को बेहतर बना सकती है। रात में उसने किताब के उस हिस्से को दोबारा पढ़ा जहां स्मिथ ने लिखा था, लैंग्वेज इज द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। इफ द लेंस इज ब्लरी, आवर विजन विल बी अनक्लियर। प्रिसीजन इन लैंग्वेज शार्पन्स आवर परसेप्शन। विकास ने सोचा कि वो कितनी बार अपनी बात को बिना सोचे समझे कह देता था। कई बार जब वो किसी से बहस करता था तो उसकी भाषा इतनी अनक्लियर होती थी कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेता था। उसने अपनी पुरानी आदतों पर भी रिफ्लेक्ट किया। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में था तो किसी डिबेट के दौरान उसने कहा था, ये सोसाइटी पूरी तरह से करप्ट है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पूरी तरह से करप्ट कहना न सिर्फ एग्जैजरेटेड था बल्कि अनट्रू भी था। अगर वो तब ये कहता कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है तो उसकी बात ज्यादा क्रेडिबल और इम्पैक्टफुल होती। उसने अपनी जर्नल निकाली और खुद से वादा किया कि अब वो अपनी भाषा को लेकर और माइंडफुल रहेगा। वो वेग या एम्बिगुअस शब्दों का इस्तेमाल कम करेगा और अपनी बात को हमेशा क्लियर और प्रिसाइज तरीके से कहेगा। अगले दिन उसने इस लेसन को एक और तरीके से अप्लाई किया। उसने सोचा, मैं जो खुद से बातें करता हूं उसमें भी क्या मैं वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं? उसने महसूस किया कि जब वो खुद से कहता था, उसने लिखा, 1. मुझे अपने काम में पंक्चुअल बनना है। 2. मुझे हर हफ्ते कम से कम एक नई किताब पढ़नी है। 3. मुझे हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। विकास ने देखा कि जब उसने वेग गोल्स को स्पेसिफिक गोल्स में बदला तो वो ज्यादा अचीवेबल और क्लियर लगे। उस रात उसने अपनी जर्नल में लिखा, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। द क्लियरर योर लैंग्वेज, द क्लियरर योर लाइफ। विकास अब अगले चैप्टर के लिए तैयार था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये जर्नी सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने की नहीं बल्कि उन्हें जीने की थी। कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था। विकास अब उस मुकाम पर था
जहां हर लेसन उसकी सोच में एक नया आयाम जोड़ रहा था। वो किताब को सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, बल्कि हर पन्ने को जी रहा था। 5वां लेसन, थिंक फॉर योर सेल्फ नॉट बाय योर सेल्फ, उसके लिए एक अलग तरह की चुनौती लेकर आया। इस बार लेसन ने उसे अपनी आइसोलेशन पर विचार करने के लिए मजबूर किया। रात थी और विकास हमेशा की तरह अपनी स्टडी टेबल पर बैठा किताब पढ़ रहा था। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, While it's important to develop your own thoughts, no idea exists in a vacuum. Engaging with others through discussion, debate, or collaboration brings depth and diversity to your thinking. विकास ने किताब बंद की और कुछ देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि वो बचपन से ही कुछ इंट्रोवर्टेड था। किसी भी समस्या का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करता था। उसने हमेशा ये माना था कि असली सोच तभी होती है जब आप अकेले बैठकर गहराई से विचार करें। लेकिन स्मिथ का यह लेसन कुछ और ही कह रहा था। विकास ने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं इन दूसरों के साथ आइडियाज शेयर करके अपने सोचने के तरीके को इंप्रूव कर सकता हूं? अगले दिन उसने इस लेसन को कॉन्शियसली अप्लाई करने का फैसला किया। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसने अपनी टीम के साथ डिस्कशन शुरू किया। विकास के मन में एक आइडिया था, लेकिन इस बार उसने उसे तुरंत इंप्लीमेंट करने के बजाय टीम से पूछा, क्या आप सबके पास इस समस्या को हल करने का कोई तरीका है? उसके साथी मनीषा ने कहा, मुझे लगता है अगर हम इस एंगल से सोचें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पहले विकास शायद इस पर ध्यान न देता, लेकिन इस बार उसने मनीषा के सुझाव को गौर से सुना। जब पूरी टीम ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए तो विकास को एहसास हुआ कि उसका ओरिजिनल आइडिया अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों के सुझावों ने उसे और बेहतर बना दिया। उस शाम विकास ने महसूस किया कि कोलैबोरेटिव थिंकिंग न सिर्फ आइडियाज को रिफाइन करता है, बल्कि नए पर्सपेक्टिव्स को भी खोलता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, थिंकिंग फॉर योर सेल्फ डजंट मीन आइसोलेटिंग योर सेल्फ, इट मीन्स हैविंग द करेज टू फॉर्म योर ओन आइडियाज while being open to others' input। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस लेसन को लागू करना चाहता था। घर पहुंचकर उसने अपनी बहन अंजलि से बात की। अंजलि अक्सर विकास से कहती थी, तू अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर क्यों नहीं करता? हर बार खुद ही सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता है। विकास ने उस दिन पहली बार अपनी एक बड़ी चिंता उसके साथ शेयर की। उसने कहा, अंजलि, मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपनी करंट जॉब छोड़कर कुछ और करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सही डिसीजन होगा या नहीं। अंजलि ने ध्यान से सुना और कहा, देख, ये डिसीजन तुझे ही लेना होगा, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे कॉलीग्स या मेंटर्स से इस बारे में बात करने से तुझे क्लैरिटी मिल सकती है? पहली बार विकास ने दूसरों से सलाह लेने की वैल्यू समझी। अगले दिन उसने अपने एक सीनियर मेंटर से बात की। उनके इनसाइट्स ने उसे अपने डिसीजन के प्रोज और कॉन्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। विकास ने सोचा, कितनी बार मैंने सोच लिया था कि मेरी प्रॉब्लम्स का हल मुझे अकेले ही ढूंढना है, लेकिन अब समझ आया कि दूसरों से बात करने से ना सिर्फ क्लैरिटी मिलती है, बल्कि नए रास्ते भी खुलते हैं। उसने किताब में आगे पढ़ा। स्मिथ ने लिखा था, सच्ची बुद्धिमत्ता दूरस्थता में नहीं मिलती है, इट्स फाउंड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। विकास ने इस लेसन को अपने दोस्तों के साथ भी टेस्ट करने का फैसला किया। उस वीकेंड उसने अपने 3 दोस्तों अमित, समीर और नेहा को एक कैजुअल डिस्कशन के लिए बुलाया। वो चाहता था कि वो किसी मीनिंगफुल टॉपिक पर बात करें। उसने बातचीत शुरू की, तुम लोगों के हिसाब से असली खुशी क्या होती है? पहले तो सबने इसे हल्के में लिया। किसी ने कहा, यार, असली खुशी तो पिज्जा खाने में है, और किसी ने कहा, नेटफ्लिक्स और चिल। लेकिन जब विकास ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं सीरियस पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक हैप्पीनेस रियली मीन्स, तो डिस्कशन गहराई में जाने लगी। नेहा ने कहा, मुझे लगता है खुशी तब होती है जब आप अपने काम में फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। समीर ने कहा, मेरे लिए खुशी तब होती है जब मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता हूं। अमित ने कहा, मैंने हैप्पीनेस को हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे अभी आइसक्रीम खाना शॉर्ट टर्म खुशी है, लेकिन लॉन्ग टर्म खुशी तब होती है जब मैं अपनी गोल्स अचीव करता हूं। विकास ने महसूस किया कि इस डिस्कशन ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को और रिच बना दिया। उसने सोचा, अगर मैं अकेले बैठकर इस सवाल पर सोचता तो शायद मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव तक ही सीमित रह जाता।
लेकिन दूसरों के इंसाइट्स ने मुझे खुशी के नए डायमेंशंस दिखाए। उसने इस लेसन को एक और एंगल से देखा। किताब में लिखा था कि कोलैबोरेटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ दूसरों से आइडियाज लेना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपने आइडियाज शेयर करना भी है। विकास ने रियलाइज किया कि कई बार वो अपने इनसाइट्स दूसरों से शेयर करने से हिचकिचाता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। लेकिन अब उसने इस डर को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने आइडियाज दूसरों से शेयर नहीं करूंगा तो शायद मैं उन्हें रिफाइन करने का मौका ही खो दूंगा। अगले हफ्ते ऑफिस में उसने अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। इस बार उसने कॉन्शियसली कोशिश की कि वो अपने आइडियाज ओपनली शेयर करे और साथ ही दूसरों के आइडियाज को ध्यान से सुने। विकास ने देखा कि जब आइडियाज फ्रीली एक्सचेंज होते हैं तो उनकी क्वालिटी और डेप्थ दोनों बढ़ जाती हैं। उस रात उसने जर्नल में लिखा, थिंकिंग फॉर योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप, बट शेयरिंग योर थॉट्स विद अदर्स एंड लिसनिंग टू देयर्स ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल आइडियाज इनटू कलेक्टिव विजडम। अब विकास को इस बात का एहसास हो चुका था कि अकेले सोचने और दूसरों के साथ मिलकर सोचने के बीच का बैलेंस कितना जरूरी है। वो अगले चैप्टर के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि ये जर्नी सिर्फ खुद को समझने की नहीं, बल्कि दुनिया के साथ जुड़ने की भी थी। विकास ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा और अपने सफर को एक नज़र में देखा। हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर ने उसे वो सिखाया था जो शायद उसे किसी क्लासरूम या लेक्चर हॉल में नहीं मिला होता। हर एक लेसन, पे अटेंशन, क्वेश्चन एवरीथिंग, फॉलो द फैक्ट्स, वॉच योर लैंग्वेज और थिंक फॉर योर सेल्फ नॉट बाय योर सेल्फ ने उसे नए तरीके से सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका दिया था। लेकिन अब जब वो किताब का अंत देख रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। रात का सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसे याद आया कि स्मिथ ने कहीं लिखा था, फिलॉसफी नहीं बारे में पूछना है, यह है सवाल पूछने, सीखने और विकसित होने की यात्रा को स्वीकार करना है। विकास ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव किए थे, उनकी झलक अब उसके हर पहलू में दिख रही थी। ऑफिस में वो अब एक बेहतर टीम प्लेयर बन चुका था। वो हर विचार को ध्यान से सुनता, अपने सुझाव स्पष्टता से देता और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करता। उसने देखा कि कोलैबोरेटिव डिस्कशंस ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया था। घर पर उसने अपने रिश्तों को मजबूत होते देखा। उसकी माँ, जो पहले उससे शिकायत करती थी कि वो समय नहीं देता, अब अक्सर उसके साथ चाय पर खुलकर बातें करती थी। उसकी बहन अंजलि ने उसे एक दिन कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तू हर चीज पर इतना थॉटफुली रिएक्ट करता है कि लगता है जैसे मैं किसी फिलोसोफर से बात कर रही हूं। विकास हंसते हुए बोला, शायद ये किताब की देन है। उसकी दोस्तों के साथ बातचीत भी अब गहरी और मीनिंगफुल हो चुकी थी। वो मजाक में अमित, नेहा और समीर को अपना फिलॉसफी क्लब कहता था। हर वीकेंड वो किसी नए टॉपिक पर चर्चा करते और हर बार विकास को एहसास होता कि कोलैबोरेटिव थिंकिंग ने उसकी समझ को कितनी नई ऊंचाई दी है। एक दिन उसने अपनी बहन से पूछा, अंजलि, क्या तूने कभी सोचा है कि हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? हम किस आधार पर सही गलत तय करते हैं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जब से ये किताब पढ़ रहा है, हर दिन ऐसे सवाल पूछता है। अब मुझे भी सोचने की आदत हो गई है। विकास को एहसास हुआ कि उसकी जर्नी न सिर्फ उसकी थी, बल्कि वो दूसरों को भी इनडायरेक्टली इंस्पायर कर रहा था। उसकी सोच का दायरा अब सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, ये उसके आसपास के लोगों पर भी असर डाल रही थी। उस रात उसने किताब का आखिरी लेसन दोबारा पढ़ा। फिलोसॉफिकल थिंकिंग इज नॉट अबाउट आइसोलेटिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड इन अ मीनिंगफुल वे, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, कोलैबोरेटिंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। उसने अपनी डायरी में लिखा, फिलॉसफी ने मुझे खुद से जुड़ने में मदद की, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इसने मुझे दूसरों से जुड़ने का तरीका सिखाया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विकास को अब यह समझ आ चुका था कि सीखने और सोचने का सफर कभी खत्म नहीं होता। उसने किताब को अपनी शेल्फ पर रखा, लेकिन वो जानता था कि ये लेसन्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। जिंदगी की ये नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर
जहां हर दिन एक नया सवाल था, हर दिन एक नई सीख और हर दिन खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का मौका। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।